मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद पर चर्चा करेंगे। पूर्व में मैंने आपको बताया कि प्लेटो ने किस तरीके से अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति विषयक साम्यवाद दिया, तो उसी तरीके से उसने अभिभावक वर्ग को मोह माया से बचाने के लिए उसने परिवार विषयक साम्यवाद का विवेचन किया है। परिवार विषयक साम्यवाद जब हम देखते हैं तो प्लेटो ने अभिभावक वर्ग को संपत्ति निषेध करने के साथ साथ परिवार से भी वंचित कर दिया है, क्योंकि प्लेटो का ये मानना था कि अभिभावक वर्ग अपने कुशलता से दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जब वो परिवार और संपत्ति दोनों से दूर रहेगा। तो उसने संपत्ति के साथ साथ अपने अभिभावक वर्ग को परिवार न रखने की बात भी करी है। तो प्लेटो का ये मानना था कि यदि दार्शनिक शासक का अपना परिवार होगा तो वो पारिवारिक हितों की पूर्ति करेगा, जन कल्याण और राज्य के हितों को वो पूरा नहीं करेगा। तो इसलिए उसने परिवार विषयक साम्यवाद दिया है और इसमें उसने बताया है कि उसका अभिभावक वर्ग का निजी परिवार नहीं होगा। सारी जो स्त्रियां हैं उसकी पत्नी होंगी, उसकी कोई निजी पत्नी नहीं होगी। तो प्लेटो के अनुसार परिवार विषयक साम्यवाद के अनुसार अभिभावक वर्ग के स्त्री पुरुष का अपना निजी परिवार नहीं होगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नी होंगी और इनसे जो संतानें उत्पन्न होंगी उन पर इन दोनों का अधिकार नहीं होगा। जो भी संतानें होंगी उनको राज्य अपने संरक्षण में ले लेगा और उनका लालन पालन राज्य ही करेगा। तो बच्चों, यही है कि प्लेटो ने जो वहाँ वैवाहिक व्यवस्था को स्वीकार किया है, तो प्लेटो ने एक अस्थायी वैवाहिक व्यवस्था को स्वीकार किया है, क्योंकि प्लेटो का उद्देश्य ये था कि अच्छा प्रशासक वर्ग बनाना। तो इसलिए श्रेष्ठ संतति प्राप्ति पर उसने जोर दिया और ऐसे स्त्री पुरुष का विवाह कराया जिससे कि श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो सकें। तो जो भी अभिभावक वर्ग होगा उनसे जो भी स्त्री पुरुष से संतानें होंगी वो राज्य के नियंत्रण में जाएगी। न तो संतानों को भी पता होगा कि उनके माताजी पिताजी कौन हैं और न ही उनके मम्मी पापा को पता होगा कि उनकी संतानें कौन है। तो इस तरीके के साम्यवाद की एक कल्पना जो थी वो प्लेटो ने करी थी। और सार्वजनिक पत्नियों का साम्यवाद भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी एक पत्नी एक पुरुष की नहीं होगी, सभी की वो पत्नी हो सकती है और वो अस्थायी संबंधों के माध्यम से उसमें संतति की प्राप्ति की जाने की बात करी है। तो ये उसका एक साम्यवाद का प्रारूप था। अब हम इसकी योजना के पक्ष में तर्क देखते हैं कि उसने क्या पक्ष में तर्क दिए जो ये साम्यवाद की योजना दी। पहला तर्क ये दिया कि अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। तो प्लेटो के परिवार विषयक साम्यवाद का उद्देश्य यही था कि अभिभावक वर्ग में परिवार के प्रति मोह नहीं हो, क्योंकि अपनी स्त्री, अपना बेटा, अपनी बेटी ये यदि होंगे तो वो प्रजा के कल्याण का कार्य करना भूल जाएगा। अपना जो पालन है वो सही ढंग से कर्तव्य का नहीं करेगा और प्लेटो की न्याय व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी और न्याय व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी तो बच्चों आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। तो पहली इसने ये तर्क दिया इस योजना को रखने से पहले। दूसरा तर्क ये दिया कि राज्य में एकता स्थापित करने हेतु प्लेटो का ये मानना था कि राज्य में एकता तभी स्थापित होगी जब तीनों तत्व संतुलित मात्रा में हों, यानी कि विवेक, साहस और शुद्धा, तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें। तो प्रशासक वर्ग अपना कार्य तभी कर सकता है जब उसके पास परिवार नहीं होगा, वो मोह माया में लिप्त नहीं होगा। तो मेन जो उसका कॉन्सेप्ट था बच्चों वो यही था कि इनको पारिवारिक दायित्वों से मुक्त कर दो। इनकी अगर परिवार होगा तो पहला तो मोह माया होगी, दूसरा परिवार के प्रति ये चिंतित रहेंगे, ये परिवार के दायित्वों की पूर्ति करेंगे और प्रशासनिक दायित्वों की पूर्ति नहीं करेंगे। इसलिए प्लेटो ने प्रावधान दिया है कि जो उत्पादक वर्ग होगा वो इनकी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। तो राज्य में एकता स्थापित करना इसका उद्देश्य था परिवार विषयक साम्यवाद का। तीसरा है नारियों की मुक्ति और समान अधिकार। प्लेटो उस समय का देखें तो सामाजिक विचारक रहा जिसने कि एक सामाजिक परिवर्तन की बात करी, क्योंकि उस समय यूनान में स्त्रियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इनको चार दीवारी में बंद कर दिया जाता था और केवल ये चूल्हा और चौका करती थी। इनके पास कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं थे। इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो प्लेटो ने इनकी स्थिति को देखा और उसने कहा कि नहीं, स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि स्त्री पुरुष समान है। और यही बात है बच्चों कि प्लेटो के लिए आलोचना की जाती है कि उसने स्त्री और पुरुष में केवल लिंग संबंधी अंतर को
उसने देखा है। बाकी किसी भी तरीके के अंतर को उसने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि प्लेटो ने सैनिक शिक्षा की बात स्त्रियों को देने की भी बात करी है। क्योंकि प्लेटो, अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो आज जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है या महिलाओं की स्वतंत्रता की बात हो रही है, इस संदर्भ में प्लेटो ने ही अपने विचार दे दिए थे कि स्त्री स्वतंत्रता होनी चाहिए। नारी को पूर्ण अधिकार है कि वो राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकती है, उसमें वो अपने जो कर्तव्य हैं उनको वो निर्वाह कर सकती हैं। तो प्लेटो स्त्री स्वतंत्रता का समर्थक था, नारी की स्थिति को सुधारना चाहता था, पुरुषों के समान उनको अधिकार देना चाहता था। फोर्थ, इसका उद्देश्य था परिवार विषय का विशेष संतति की प्राप्ति। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटो ने चाहे शिक्षा योजना हो, चाहे उसका साम्यवाद हो, उसकी जो एक उद्देश्य था वो ये था कि अच्छा प्रशासक वर्ग आए, अच्छा दार्शनिक शासक बने, ताकि न्याय व्यवस्था का संपादन सही ढंग से हो सके। तो शेष संतति की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने ये योजना दी थी। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उसने कई आधार पर स्त्री पुरुषों का चयन किया, जैसे आयु के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे, और श्रेष्ठ जो जोड़े हैं उनका उसने अस्थायी विवाह संबंध स्थापित कराया, और उनसे जो संतति हुई उसको राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया। तो उद्देश्य था अच्छा प्रशासनिक वर्ग तैयार करना, अच्छा संरक्षक वर्ग तैयार करना, ताकि आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। अब इसकी आलोचना, परिवार विषयक साम्यवाद की भी आलोचना हुई। पहला आलोचना का पॉइंट है स्त्री पुरुषों में आधारभूत अंतर है। आलोचक कहते हैं कि प्लेटो ने लिंग संबंधी अंतर को स्वीकार किया, पर अन्य अंतरों को उसने स्वीकार नहीं किया। स्त्री और पुरुष में अंतर होता है, स्त्री की जो सामर्थ्य है और पुरुष की सामर्थ्य में अंतर है। स्त्री दयावान है, सहानुभूति है, जबकि पुरुष जो हैं वो व्यवहारिक होते हैं, उनमें करुणा का जो अंश है वो थोड़ा कम होता है। तो प्लेटो ने किस तरीके से स्त्रियों को भी सैन्य शिक्षा की बात करी, देने की बात करी है, आलोचक कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो उस तरीके का कठोर परिश्रम कर सके। दूसरी आलोचना है परिवार एक प्राकृतिक संस्था है, इसको समाप्त करना मानव सभ्यता के हित में नहीं है। परिवार को यदि हम देखते हैं बच्चों, तो यदि हम राज्य के विकास की बात करते हैं, जो अरस्तु ने भी जैसे बताई, तो उसमें परिवार जो है एक प्रमुख अंग के रूप में उभर कर आता है। तो आलोचक यही कहते हैं कि परिवार में व्यक्ति रहता है, बच्चे रहते हैं, उनका जो विकास होता है वो परिवार में होता है, और किस तरीके से ये इस परिवार को समाप्त करने की बात कह रहा है ये हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि इतिहास में ऐसा उदाहरण कहीं पर भी नहीं मिलता जहाँ पर कि परिवार नहीं हो। तीसरी आलोचना है स्त्री पुरुष के अस्थायी संबंध उचित नहीं है, उनकी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है, राज्य के हित को देखते हुए उन्हें संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष आज विवाह एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, जिसमें कि स्त्री पुरुष की जो सहमति है वो आवश्यक होती है। लेकिन प्लेटो ने जिस तरीके का साम्यवाद दिया उसमें उसने कहा कि राज्य निर्धारित करेगा कि किस स्त्री का किस पुरुष के साथ विवाह हो। तो ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, व्यवहारिक स्तर पर इसकी क्रियान्विति नहीं हो सकती, इसमें स्त्री पुरुष की इच्छाओं का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। फोर्थ, इसकी आलोचना है श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति हो संभव नहीं, कि जो दावा किया है प्लेटो ने कि अच्छी ही संतान उत्पन्न होगी अस्थायी विवाह संबंधों से, तो जरूरी नहीं है कि वो संतान अच्छी ही हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटो ने साम्यवाद में अभिभावक वर्ग को पारिवारिक सुख से वंचित किया है, जिससे अभिभावक वर्ग में एक नीरसता का भाव आ जाएगा, एक तटस्थता का भाव आ जाएगा, एक उदासीनता का भाव हो जाएगा। बच्चों, यह आवश्यक है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो हमें एक उत्साह होना चाहिए। तो यहाँ पर आलोचकों ने कहा है कि अभिभावक वर्ग का उत्साह रहेगा ही नहीं, उनको जो करना है एक नियमित जो दिनचर्या है उसी से ही वो कार्य करेंगे, उनके पास न तो संपत्ति है न परिवार है, तो वो किस तरीके से संतुष्ट होंगे ये समझ में नहीं आता। नेक्स्ट है प्लेटो का साम्यवाद का प्रतिपादन राज्य में एकता स्थापित करने के लिए किया, किंतु इससे ऐसा लगता है कि राज्य में एकता स्थापित नहीं होगी, बल्कि राज्य जो है वो विखंडित हो जाएगा, क्योंकि दार्शनिक वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट रहेगा, है ना, उसकी कहीं ना कहीं जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इस तरीके से उसने अपने साम्यवाद में इन सब स्थितियों का उसने विवेचन किया है। तो ये तो बच्चों बात हो गई कि परिवार विषयक साम्यवाद क्या है। अब इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि आधुनिक साम्यवाद कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। कार्ल मार्क्स जो है
इसने वर्ग संघर्ष की बात करी है। कार्ल मार्क्स साम्यवादी वर्ग की स्थापना करना चाहता था। तो बच्चों, जो मार्क्स के जो सिद्धांत आए, जो उसने साम्यवाद दिया, उसमें उसने ये बताया कि समाज में दो वर्ग थे, एक तो एलिट क्लास, अभिजन वर्ग, और एक श्रमिक वर्ग। उन दोनों के हितों में बहुत ज़्यादा अंतर था और उनके हितों को दूर करने के लिए मार्क्स ने साम्यवाद की बात करी और ये बताया कि एक ऐसा समाज स्थापित होगा जो कि वर्ग विहीन होगा। सारे जो उत्पादन के साधन हैं वो साम्यवादी वर्ग के हाथ में होंगे। तो कहीं ना कहीं आधुनिक साम्यवाद में कार्ल मार्क्स का साम्यवाद जाना जाता है और प्राचीन जो साम्यवाद है उसमें प्लेटो का जाना जाता है। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में क्या तो समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।